हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद बनवाल है। पाठशाला एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं। इतिहास तो हम लोग सबको जानते हैं कि इतिहास का मतलब होता क्या है ना। तो और ये भी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में जो इतिहास का जो रोल होता है वो बहुत ही अहम रोल होता है। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में कहीं ना कहीं 5-10 क्वेश्चन इतिहास से आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन होता ही है कि अगर हमें सही कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है तो इतिहास का जो क्वेश्चन हमें मिलता है वो क्वेश्चन को हम सही टिक नहीं कर पाते, है ना। तो नहीं, जो हम लोग क्वेश्चन नहीं टिक कर पाते उसका एक ही रीज़न है कि हमें कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। जब कोई क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो अगर नियरेस्ट का कोई 3-4 ऑप्शन दे दिया रहता है तो हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमें ये शायद ये हो सकता है, शायद ये ऑप्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम टिक लगाते हैं तो वो क्या होता है, एक अंदाज से टिक लगाते हैं कि शायद ये हो सकता है। तो ये होने का एक ही रीज़न है कि हम लोग सही तरीके से सही कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग हिस्ट्री कभी नहीं पढ़ें, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ता है, तो अंदाज से ही टिक करना पड़ता है। तो मैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इतिहास को पढ़ना कैसे चाहिए और याद कैसे रखा जाए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपका अधिक से अधिक हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए, बातों में फिजूल का समय बर्बाद ना करें और हम लोग स्टार्ट करते हैं इतिहास को। तो चलिए देखते हैं इतिहास। इतिहास तो सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को अगर हम डेफिनेशन से अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम क्या बोलते हैं कि बीते हुए जो भी घटना है, प्राचीन समय में जो भी बीती हुई घटना है उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो इतिहास कहते हैं। लेकिन क्या ये हर एक जो छोटा बच्चा होता है या बड़ा बच्चा होता है हर किसी का एक यही डेफिनेशन होता है? लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम फेस करता है उसके लिए तो थोड़ा डेफिनेशन भी अलग होना चाहिए, है ना। तो डेफिनेशन अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें कुछ अच्छा उससे डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इतिहास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट की तरह। तो चलिए हम देखते हैं कि इतिहास को हम कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास, अगर हम ये जानते हैं कि बचपन में हमें कोई वर्ड अगर पढ़ने में प्रॉब्लम होता था तो हम उसको कैसे पढ़ते थे, तो खंड करके पढ़ते थे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इतिहास का खंड करके देखते हैं और खंड करने के बाद अगर इससे हमें कोई डेफिनेशन मिलता है तो हम उसको डिफाइन करेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा किसी और को। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको खंड करके देखते हैं कि इसको खंड करने के बाद हमको कुछ डेफिनेशन मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खंड करते हैं और खंड करेंगे कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे इति जोड़ हा जोड़ सा। पहले क्या लिखे, इति जोड़ हा जोड़ सा, ठीक है। अब दूसरा खंड किया जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं इति जोड़ हा, ठीक है। पहला खंड क्या हुआ, इति जोड़ हा जोड़ सा, ठीक है। दूसरा खंड क्या हुआ, इति जोड़ हा। अब हम यहाँ मैं आपको बोला था कि अगर इसको खंड करने के बाद अगर किसी तरह का डेफिनेशन आपको मिल जाता है तो क्या करना है, उसको इस तरह डिफाइन करना है। लेकिन इस वर्ड को देखने के बाद हमको किसी तरह का डेफिनेशन नहीं मिलता है तो हम क्या देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो इति मतलब जो इति का जो अर्थ होता है उसका अर्थ क्या होता है, ऐसा, ठीक है। हा का जो अर्थ होता है उसका मतलब है हुआ और सा का मतलब था, ठीक है। अब इसका जब हम मीनिंग निकाले तो क्या निकला, इति का ऐसा, हा का हुआ और सा का था, मतलब ऐसा हुआ था, ठीक है। अब इसका अगर हम मीनिंग समझे कि ये इसका मतलब क्या होता है, तो इति का मतलब होता है घटना एवं लोग, ठीक है। अब जब हम इसको समझ लिए
कि ऐसा हुआ था। किसका मीनिंग है? इति प्लस हा प्लस सा का। ठीक है, तो अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं कि ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए पहले इस वर्ड को देखते हैं। इस वर्ड में क्या लिखा हुआ है? ऐसा हुआ था। तो ऐसा किन के साथ हुआ था? जाहिर सी बात है, ऐसा किन के साथ हुआ था। तो ऐसा जो वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है? तो वो जो डिनोट कर रहा है वो क्या कहलाता है? प्राचीन मानव। ठीक है, तो ऐसा जो वर्ड है वो किसको डिनोट कर रहा है? प्राचीन मानव को। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन मानवों के साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर इसको हम सही तरीके से डेफिनेशन दें तो हम क्या बोलेंगे कि प्राचीन मानवों के साथ जो घटना घटी थी उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इतिहास कहते हैं। चलिए, पहला डेफिनेशन हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब दूसरा डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है? तो घटना, और यहाँ पे क्या लिखा है? लोग। तो पहले घटना तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमें लोग नहीं समझ में आ रहा है कि लोग का मतलब होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग का मीनिंग देखते हैं। तो लोग का जो मीनिंग होता है ये भी जो है प्राचीन मानव से ही रिलेट है। ठीक है, तो अब हम इसको तो डिफाइन कर चुके थे, अब देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो लोग मतलब प्राचीन मानव। तो प्राचीन मानव के साथ जो घटना हुआ, ठीक है, उसके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? तो इतिहास कहते हैं। चलिए, अब ये दोनों जब हमें हिंदी में समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में हम इतिहास को क्या बोलते हैं? तो हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? तो हिस्ट्री। अगर हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हिस्ट्री जो वर्ड है ये हम लोग का देन है या फिर हमने किसी से इसको लिया है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो वर्ड लिया गया है कहाँ से? ग्रीक से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि ये जो वर्ड है हिस्ट्री उसको हम कहाँ से लिए हैं? ग्रीक से। ठीक है, तो क्या ग्रीक वाले भी हिस्ट्री को हिस्ट्री ही कहते थे या कुछ और कहते थे? ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि हिस्ट्री जो वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, और ग्रीक वाले भी हिस्ट्री को हिस्ट्री ही कहते थे या कुछ और कहते थे। तो हिस्ट्री जो ग्रीक के लोग थे वो हिस्ट्री को क्या बोलते थे? तो हिस्ट्री को वो लोग हिस्टोरिया कहते थे। क्या कहते थे? हिस्टोरिया। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखा हिस्ट्री को कहाँ से लिया गया है? ग्रीक से। ग्रीक में इसको क्या बोलते थे? हिस्टोरिया कहते थे। तो हिस्टोरिया का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, अगर हिस्टोरिया का मीनिंग पूछा जाए तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमें घटना की जानकारी, ठीक है, पहला क्या होना चाहिए? घटना का जानकारी होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? तो साक्ष्य होना चाहिए। ये साक्ष्य होता क्या है? मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं प्रमाण, मतलब एविडेंस। हमें हमारे पास कुछ एविडेंस होना चाहिए। साथ में और किस चीज़ का जरूरत है? तो इसमें हमें समय का भी जानकारी होना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ हमें मिल जाता है, पहला कौन? घटना की जानकारी। ठीक है, दूसरा साक्ष्य प्रमाण कुछ मिलना चाहिए, तीसरा समय। ये तीन चीज़ अगर हमें मिल जाता है तो हम हिस्ट्री का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब हमें समझ में आ गया कि हम हिंदी में इतिहास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम हिस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अब जब हमने हिस्ट्री का डिफिनेशन को जान लिया है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इतिहास को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ मुख्य बिंदु का होना आवश्यक है। ठीक है, इतिहास पढ़ने के लिए हमें कुछ बिंदु चाहिए जो कि उसमें होना आवश्यक है। अगर एक भी बिंदु अगर उसमें ना मिले तो हम इतिहास का जानकारी पूरे तरीके से नहीं ले सकते। तो चलिए देखते हैं कि इतिहास को जानने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो पहला जो है वो क्या है? तो पुरातात्विक। पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, अगर हम इतिहास को जानते हैं तो पहला पॉइंट हमें क्या मिलना चाहिए? तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलना चाहिए। दूसरा क्या मिलना चाहिए?
तो दूसरा मिलना चाहिए साहित्य, ठीक है, साहित्य साक्ष्य, ठीक है। तीसरा हमें क्या मिलना चाहिए? तीसरा हमें शिलालेख मिलना चाहिए, ठीक है। चौथा हमें क्या मिलना चाहिए? विदेशी साहित्य, और पांचवा सिक्का, ठीक है। अब हमने क्या बताया कि इतिहास को अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें ये पॉइंट, अगर ये चारों पॉइंट या पांचों पॉइंट जो भी है, ये पॉइंट अगर हमें मिलता है तो हमें इतिहास को अध्ययन करने में आसानी होता है। तो वो कैसे होगा? तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और ये हमें हिस्ट्री को पढ़ने में कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या है? तो पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य होता क्या है? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य का डेफिनेशन ये होता है कि प्राचीन समय में जो भी मानव थे, ठीक है, प्राचीन समय में जो मानव थे उनके द्वारा जो वस्तु यूज किया जाता था, ठीक है, उस वस्तु को जब उनका पतन हो जाता है या विघटन हो जाता है तो वस्तु वहीं पे रह जाता है। तो उस वस्तु को हम खुदाई के माध्यम से प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद उस वस्तु को हम अध्ययन के लिए पुरातात्विक विभाग में भेज देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो कितने पुरानी है और किस युग का वो वस्तु है। तो इसके द्वारा हम इतिहास का जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहला हम क्या देखें? पुरातात्विक साक्ष्य किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो खुदाई के दौरान, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा कि जो पुरातात्विक साक्ष्य है वो कैसे मिलता है? तो खुदाई के दौरान इसको हम प्राप्त करते हैं और इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? साहित्य साक्ष्य। अब साहित्य मतलब होता है क्या है? तो साहित्य मतलब होता है ग्रंथ, ठीक है। अगर हम बात करें कि साहित्य साक्ष्य से हमें कैसे जानकारी मिलता है, तो प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में कुछ कुछ राजकवि रहा करते थे या कुछ कुछ विद्वान व्यक्ति रहा करते थे, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कुछ कुछ राजा खुद ही विद्वान थे, ठीक है। तो वो अपने शासनकाल में क्या करते थे? तो अपने शासनकाल में वो पुस्तक लिखते थे, ठीक है। तो उस पुस्तक के माध्यम से हम उस इतिहास को, उसके समाज में उसका जो शासनकाल रहेगा उसका हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि उसका शासनकाल कब से कब तक था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसके समय में शासन व्यवस्था कैसा था, समाज का व्यवस्था कैसा था। तो हमको कहीं ना कहीं ग्रंथ के माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं शिलालेख। अब ये शिलालेख होता क्या है? तो कहा जाता है कि प्राचीन समय में मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है। इस पत्थर में राजा महाराजा लोग क्या करते थे? तो अपने शासनकाल के बारे में कुछ यहाँ पे लिखवाते थे, ठीक है, ठीक है। इसको क्या करते थे? पत्थर पे खुदवा करके लिखवाते थे, ठीक है। लिखवाने के बाद उसमें क्या लिखा जाता था? लिखा ये जाता था, या वो अपने बारे में लिखाते थे या समाज की स्थिति के बारे में लिखाते थे। तो इस शिलालेख को पढ़ने के बाद हमको कहीं ना कहीं उस समाज साम्राज्य की जानकारी हो जाएगी या फिर उस राजा का जानकारी हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो शिलालेख है उसके माध्यम से भी हम इतिहास का जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य क्या होता है? साहित्य का मतलब तो हमें ग्रंथ समझ में आ रहा है, लेकिन विदेशी, विदेशी मतलब फॉरेनर, फॉरेनर मतलब जो विदेश से आते होंगे और उनके द्वारा जो पुस्तक लिखा जाता होगा। तो प्राचीन समय में होता ये था कि जब राजा शासन करता था तो उनके दरबार में कुछ कुछ यात्री या फिर बोल सकते हैं राजदूत आया करते थे, ठीक है। जब वो राजदूत आते थे तो वहाँ का समाज व्यवस्था को देख करके काफ़ी प्रभावित हो जाते थे, और प्रभावित के दौरान वो क्या करते थे? उन पर पुस्तक लिखते थे, ठीक है। तो उस पुस्तक से हमें क्या पता चल रहा है? तो उस पुस्तक से हमें पता चल रहा है उस समाज का व्यवस्था या फिर उस समाज में जो राजा था उसकी जानकारी हमें मिलती है।
मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमको क्या प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ का हमको इतिहास पता चल रहा है। ठीक है, अब जब विदेशी साहित्य देख लिए, अब बात करते हैं किसका, सिक्का का। तो सिक्का जिसको हम लोग कॉइन बोलते हैं, तो कॉइन से हमें कैसे जानकारी मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये आपके दिमाग में जो सवाल उठ रहा है वो सही है। तो कॉइन के माध्यम से जानकारी इस तरह मिलता है कि मान के चलिए कि ये कौन सा ये गोल्ड कॉइन है, मतलब सोना का, ठीक है, ये चांदी है, ठीक है, और ये तांबा है, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर कोई साम्राज्य सोना का सिक्का चलाए, मतलब वो सुदृढ़ होगा, उसका शासन व्यवस्था अच्छा होगा, वहाँ का आर्थिक स्थिति अच्छा होगा, कह सकते हैं। और अगर दूसरा साम्राज्य चांदी का अगर सिक्का चला रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि उसका इसकी तुलना से, मतलब जो सोना का सिक्का चला रहा है जो साम्राज्य, उसके तुलना से इसका आर्थिक जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी, इसकी तुलना से इसका कमजोर होगा। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तांबा का। तो तांबा से हमको क्या पता चलता है कि इसका जो आर्थिक स्थिति है वो दोनों से काफी खराब है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोना का सिक्का चला है उसका समाज का स्थिति अच्छा होगा, शासन व्यवस्था अच्छा होगा, सब कुछ उसका, मतलब बोल सकते हैं कि एक साम्राज्य जो होगा वो परिपूर्ण होगा हर व्यवस्था से, ठीक है। लेकिन जो तांबा का सिक्का चला है उसको, तो इन लोग दोनों की अपेक्षा इसका आर्थिक स्थिति थोड़ा दयनीय होगा, ठीक है। अब जब एक, इससे हमको क्या पता चला, आर्थिक स्थिति, लेकिन सिक्का से हमको क्या पता चलता है, तो सिक्का से हमको ये भी पता चलता है क्या, कि राजा जो थे इन सिक्कों पे, जब ये राजा बनते थे तो क्या करते थे, इन सिक्कों पे खुदवाई करवाते थे, मतलब कुछ छपवाते थे। और छपवाते क्या थे, तो अपना फोटो छपवाते थे, या फिर उनका शासनकाल छपता था, या फिर उनका नाम छपाया जाता था, जिससे हमको अगर ये सिक्का मिल जाता है तो उस सिक्का में अगर राजा की फोटो या फिर उसका शासनकाल या फिर उसका नाम अगर पता चल जाता है, लिखा हुआ रहता है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये जो सिक्का है वो किसके द्वारा चलाया गया है, तो वो जिसका नाम लिखा रहे हम उसके बारे में बोल सकते हैं कि ये सिक्का उसके शासनकाल में चलाया गया था। तो चलिए हम देख लिए ये 5 पॉइंट, कि इस 5 पॉइंट के अगर इतिहास में हमको ये 5 पॉइंट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं हमको इतिहास का जानकारी थोड़ा थोड़ा होने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब इतिहास को हमने पढ़ने का तरीका सीख लिया कि कौन कौन से बिंदु से हम इतिहास की जानकारी ले सकते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि इतिहास का हम अध्ययन कितने भागों में करेंगे और कैसे करेंगे। तो चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि अगर जनरली किसी स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इतिहास को हम कैसे अध्ययन करते हैं, तो इतिहास को अध्ययन करने का वो 3 पार्ट बताता है, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा रहता है, तो पहला पार्ट रहता है एशियंट, ठीक है। दूसरा कौन सा रहता है, मॉडर्न, और तीसरा मेडिवल, है ना। यही 3 पार्ट बताते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये नहीं पूछे कि इतिहास में कौन कौन सा चीज़ का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हमने क्या पूछा, हमने ये पूछा कि इतिहास को हम अध्ययन कैसे करते हैं, ठीक है। तो अध्ययन करने के लिए हम इसको 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में, ठीक है। तो अगर हमने 3 भाग में बांटा तो पहला भाग कौन सा है, तो पहला भाग है प्रागैतिहासिक, ठीक है। क्या है, प्रागैतिहासिक, ठीक है। दूसरा क्या है, आद इतिहास, ठीक है। दूसरा क्या है, आद इतिहास। तीसरा क्या है, तो इतिहास, ठीक है। अब हम समझते हैं, अब आपको देख के ये वर्ड देख के थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ये जो वर्ड है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है और इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने आपको क्या बताया
कि अगर वर्ड आपको हार्ड लगे तो करना क्या है, तो उसको खंड कर देना। ठीक है, तो चलिए इसको हम खंड करके देखते हैं। ठीक है, तो खंड करने में क्या मिलता है, तो खंड करने के बाद ये प्राग प्लस इतिहास, क्या मिला, प्राग प्लस इतिहास। ठीक है, अब हम इसका खंड करते हैं। ये भी वर्ड थोड़ा कहीं ना कहीं नया वर्ड है आप लोगों के लिए, तो इसको खंड करेंगे तो क्या बनेगा, आध प्लस इतिहास। ठीक है, पहला खंड किया गया तो क्या बना, प्राग प्लस इतिहास, दूसरा खंड किया गया तो आध प्लस इतिहास, और तीसरा खंड तो इतिहास हमें समझ में आ रहा है। अब चलिए इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि प्राग मतलब होता क्या है। तो आपको जब खंड किया गया तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहा, क्यों, क्योंकि प्राग का मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इतिहास का मतलब हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब प्राग मतलब होता क्या है, प्राग का अर्थ क्या होता है, तो प्राग का अर्थ होता है पूर्व। ठीक है, क्या होता है, पूर्व। अब यहाँ पे इतिहास को हम इतिहास लिख सकते हैं। ठीक है, प्राग मतलब क्या हुआ, पूर्व, और इतिहास का हमने इतिहास लिखा। अब हम समझते हैं कि इसमें अध्ययन क्या करेंगे, तो ये रहा इतिहास, लेकिन इसके आगे क्या लग गया है, पूर्व। तो मतलब इससे पहले का जो समय होगा, इतिहास का जो पहले का समय होगा हम उसका अध्ययन करेंगे। क्लियर है, तो चलिए अगर क्लियर है तो ठीक है, तो हम पूर्व इतिहास में किसका अध्ययन करेंगे, तो पूर्व इतिहास में अगर हम इसको बंद कर दे तो क्या बच रहा है, इतिहास और इतिहास यहाँ पर पता चल रहा है। लेकिन यहाँ अगर पूर्व लगा दे तो मतलब हम कह सकते हैं कि इतिहास से पहले का समय के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, पूर्व इतिहास कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसको लिखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो प्री हिस्ट्री। क्या लिखेंगे, प्री हिस्ट्री। इसको हम पूर्व इतिहास को हमने क्या लिखा है इंग्लिश में, प्री हिस्ट्री। अब हम क्या देखेंगे, आदि इतिहास। ठीक है, आदि इतिहास मतलब आध मतलब आधा, हम ये भी बोल सकते हैं मध्य इतिहास। इतिहास, अब हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने पूर्व इतिहास देखा था, यहाँ मध्य इतिहास देखा था। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हम इतिहास से पहले का समय अध्ययन करें तो क्या कहलाता है, पूर्व इतिहास, और उसके बीच के समय का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा, मध्य इतिहास। तो मध्य इतिहास को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, अब इतिहास तो हमको समझ में आ गया है, मेन तो हमारा कंफ्यूजन इसी में। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि अगर जो प्राग इतिहास है इसमें हम अध्ययन किसका करेंगे। ठीक है, तो इतिहास से पहले का समय। ठीक है, तो इतिहास का पहले का समय क्या हुआ था, तो इतिहास के पहले के समय भी मानव जो है विकसित कर रहा था, क्योंकि मानव का उस टाइम समय जन्म नहीं हुआ था। हम लोग जानते हैं कि आज जो हम लोग आधुनिक मानव हैं वो पहले हम लोग इस तरह का नहीं थे। पहले किस तरह थे, तो पहले जो हम लोग थे वो किस अवस्था में थे, तो बंदर की अवस्था में। ठीक है, जब धीरे धीरे वो मानव के रूप में परिवर्तन होने लगा तो उस इतिहास को हम क्या बोलते हैं, प्राग इतिहास काल कहते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जब होमोसेपियंस मतलब जब मानव आधुनिक मानव बना तो वो सबसे पहले किससे संघर्ष किया, तो पत्थर के द्वारा, मतलब पत्थरों से वो अपना जीवन, पत्थरों के सामने रह करके अपना जीवन व्यतीत किया, है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पाषाण काल, मतलब कि स्टोन एज। ठीक है, इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, स्टोन एज का। ठीक है, जब मानव का प्रारंभिक विकास हुआ और अपने विकास में वो कैसे कैसे विकसित करने लगा, और फिर हम लोग आधुनिक मानव की तरह जीने लगे, और कैसे कैसे वो अपना क्या बोलते हैं, संसाधन को विकास करता है। इसका जानकारी हम कहाँ लेंगे, स्टोन एज में लेंगे। ठीक है,
अब आदि इतिहास में काल में क्या पढ़ेंगे? तो आदि इतिहास काल में हम क्या पढ़ेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता। आदि इतिहास काल में क्या पढ़ेंगे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? तो इतिहास को जो हम पढ़ते हैं वो कब से स्टार्ट होता है? तो 322 ईस्वी पूर्व से। तो 322 ईस्वी पूर्व में कौन सा समाज था? तो वो हम जानते हैं कि वो मौर्य साम्राज्य था, ठीक है। अब एक वर्ड मैं आपको बता दूं कि ये प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में अगर डिफरेंट देखा जाए तो सिर्फ एक वर्ड है जो इस तीनों में डिफरेंट पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये तीनों में जो डिफरेंट पैदा करेगा वो वर्ड क्या है? तो वो वर्ड है राइटिंग स्किल। क्या है? राइटिंग स्किल अर्थात लेखन कला, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ये प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक और इतिहास, ये तीनों में कौन सा वर्ड डिफरेंट करता है? तो राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल क्या होता है? लेखन कला, मतलब जो लिखने जानता होगा उसी को बोलते हैं लेखन कला। तो चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें लेखन कला था या फिर था तो हम उसको पढ़े नहीं पढ़े। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे राइटिंग स्किल कि कैसे इन लोग को डिफरेंट पैदा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब पाषाण काल में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो क्या यहाँ लेखन कला था? तो जब मानव का उत्पत्ति हुआ तो तुरंत वो ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? उसको लिखने का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राइटिंग स्किल नहीं था, ठीक है। और जब राइटिंग स्किल था ही नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं, तो यहाँ पे पढ़ने का भी कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जब राइटिंग स्किल था ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे? क्लियर है। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कि इसमें कैसे, आदि इतिहास में कैसे राइटिंग स्किल डिफरेंट बनाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता में राइटिंग स्किल था? तो बिल्कुल था, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो राइटिंग स्किल है वो आज तक वर्तमान समय में भी इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम इसका अध्ययन कैसे करेंगे? इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी कैसे लेंगे? ठीक है। तो इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो किस माध्यम से मिलती है? तो पुराने वस्तुओं के खुदाई करने के दौरान जो हमको वस्तुएं प्राप्त हुई है उसी के द्वारा हम इसको अध्ययन करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से ही हम सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इतिहास। इतिहास में अगर हम राइटिंग स्किल देखें तो क्या देखने को मिलता है कि क्या इतिहास में राइटिंग स्किल था? तो बिल्कुल था, ठीक है। लेकिन अगर हम पूछें क्या यहाँ का राइटिंग स्किल पढ़ा जा चुका है? तो बिल्कुल पढ़ा जा चुका है, ठीक है। तो जब पढ़ा जा चुका है और हमें राइटिंग स्किल इसमें मिलता भी है तो कहीं ना कहीं इसके अपेक्षा इसका इतिहास ज़्यादा हमें समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करें कि राइटिंग स्किल का जो एज शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? 322 ईस्वी पूर्व से। और वो उस टाइम किसका शासनकाल रहता है? तो मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इतिहास काल जो स्टार्ट होता है वो अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख से होता है। निर्मित शिलालेख, ठीक है। अब आपको ये समझ में आता होगा, कुछ स्टूडेंट को ये समझ में आता होगा कि सर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम और भी राजवंश और या फिर वैदिक समाज हम पढ़ते हैं, तो वैदिक समाज का भी तो हमें अध्ययन पुस्तक के माध्यम से मिल जाता है, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, ये सब तो हमें
इतिहास जानने में कहीं ना कहीं मददगार साबित होता है, तो हम फिर मौर्य साम्राज्य से इसको क्यों अध्ययन करते हैं। तो मैं बता दूं कि वेद जो है वो क्या है, तो वेद जो है वो मौखिक था। ठीक है, क्या है, मौखिक था। ठीक है, जब ये मौखिक रहेगा तो इसमें राइटिंग स्किल नहीं था, और जब राइटिंग स्किल था ही नहीं तो हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, इसलिए वेद को जो है इतिहास के अंतर्गत नहीं रखा गया है, और हम कब से अध्ययन करते हैं, तो मौर्य साम्राज्य से। और किसका अब शिलालेख हमने पढ़ा है, तो अशोक द्वारा निर्मित शिलालेख को जब हम पढ़ने में सफल हो चुके, उसके बाद से हमारा इतिहास काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल में किसका अध्ययन करेंगे, स्टोन एज का। ठीक है, आदि इतिहास काल में किसका अध्ययन करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का। और इतिहास में किसका अध्ययन करेंगे, तो मौर्य साम्राज्य का। चलिए ठीक है, अब हम पहले किसको अध्ययन करते हैं, प्राग इतिहास काल का, स्टोन एज। तो चलिए हम प्राग इतिहास काल को अध्ययन करते